a jolt and then you'll die. हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शादाब हैदर, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। आप पहले से मुझे जानते होंगे क्योंकि मैं बहुत कई साल से केमिस्ट्री ले रहा हूं, बट बीच में अचानक से मैं मार्केट से गायब हूं। नो केमिस्ट्री, नो शादाब हैदर, बिल्कुल गायब। मगर बच्चे बहुत मिस करते हैं, बच्चे चाहते हैं कि मैं उनकी केमिस्ट्री क्लास लूं। तो एक बार फिर से वापस से आपको केमिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलेगा शादाब सर के थ्रू, और बहुत जल्द। और मगर वो आपका ऑनलाइन क्लासरूम के थ्रू होगा, जो हमारे यूट्यूब चैनल से डायरेक्ट लाइव होगा। तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने के लिए शादाब सर से फिजिक्स फीवर से जुड़ना पड़ेगा, मगर सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, क्योंकि इस बार मैंने डिसाइड किया है कि अपने बच्चों तक हम हर वो चीज पहुंचाएं जो हम जानते हैं। क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि बच्चे सिर्फ एंट्रेंस की तैयारी करें, हमारा मकसद ये है कि बच्चे जामिया, एएमयू, बीएचयू के एंट्रेंसेस के साथ साथ नॉलेज भी हासिल करें, इल्म भी हासिल करें, और ओलंपियाड जैसी चीजें, चाहे वो इंटरनेशनल ओलंपियाड हो या चाहे वो नेशनल ओलंपियाड हो, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो, वो सब जो है क्वालिफाई करें। और इस फिजिक्स फीवर जो चैनल है आपका, या आप ये कह सकते हैं ये फिजिक्स फीवर क्लासेस जो है आपका, इसमें आपको सिर्फ केमिस्ट्री नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको फिजिक्स, यहाँ पे आपको इंग्लिश, आपको उर्दू, आपको हिंदी, आपको रीजनिंग, मैथ्स, एवरीथिंग कंप्लीट पैकेज एट योर होम, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको हर चीज मिलेगा। बोर्ड रिवीजन बैचेस मिलेगी आपको 9th 6th एंट्रेंस, 9th एंट्रेंस, आपको 5th रेगुलर, 6th रेगुलर, 7th रेगुलर, आप यूं कह ले 5th to 10th रेगुलर, नीट, जेई, आईआईटी जैम, एवरीथिंग कंप्लीट पैकेज आपको इंशाल्लाह मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और याद रखना है। तो फिर हम बात कर लेते हैं अपनी शादाब सर के ऊपर। एज यू ऑल नो कि शादाब सर आपको 9th, 10th, 8th रेगुलर और आपके 11 एंट्रेंसेस, 9th एंट्रेंसेस के केमिस्ट्री शादाब सर आपके हमेशा लेते थे। तो एक बार फिर से आपके शादाब सर आपकी केमिस्ट्री क्लासेस लेंगे इस फिजिक्स फीवर के क्लासेस के थ्रू। बार बार मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले 2-3 महीनों में आपको इतने सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिलने वाले हैं कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, और आपको हर चीज एक जगह मिलने वाली है। आपके दिमाग में आने वाला होगा कि सर सिर्फ क्लासेस से क्या होगा, हो सकता है हमारे बहुत सारे डाउट्स हो, हमें दूसरी कोचिंग जाना पड़ जाए, हमें उनको पैसे देने पड़ जाए। तो बेटा आप बिल्कुल फ्री रहिए, हम क्लासेस के साथ साथ आपको अपने चैनल से भी जुड़वाएंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़वाएंगे, आपको व्हाट्सएप चैनल से जुड़वाएंगे, ताकि आप वहां पे अपने डाउट्स को भी क्लियर कर लें। आपके सारे प्रॉब्लम्स को देखे जाएंगे बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, याद रखिएगा फिजिक्स फीवर को आपको लाइक करना है। ठीक है, अब नाउ हम बात कर लें कि शादाब सर आप क्या क्या लेने वाले हैं। तो देखें, शादाब सर बहुत कुछ लेने वाले हैं। केमिस्ट्री तो शादाब सर ऑलरेडी लेते ही हैं, बट कुछ नया भी है, क्योंकि कुछ छोटे बच्चों की शिकायत है, सर आप हमें क्यों नहीं पढ़ाते। तो छोटे बच्चों का जो सिलेबस है मैं वहां तक तो नहीं पहुंच सकता हूं एज बिल्कुल क्लियर, बट ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो स्मॉल क्लासेस में, 6 एंट्रेंसेस के क्लासेस में, जो शादाब सर बहुत इजीली पढ़ा सकते हैं। तो शादाब सर ने इस बार डिसाइड किया है, और आपके फिजिक्स फीवर के जो डायरेक्टर्स हैं, जो इन्वेंटर हैं, जो डिस्कवर है, जो आप कह लीजिए, उनसे मिलकर के ये चीजें डिसाइड की है कि शादाब सर आपके इन्वायरमेंटल साइंस, आपके 6th एंट्रेंस के लिए इन्वायरमेंटल साइंस का जो भी टॉपिक्स है वो भी शादाब सर को क्लियर करेंगे। और सबसे बड़ी बात, एसएसटी का जो सबसे हॉट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी का पार्ट है, ज्योग्राफी के वैसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो शादाब सर आपको बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं 9th रेगुलर और 10th रेगुलर के लिए। तो 9th और 10th रेगुलर को शादाब सर के केमिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी भी पढ़ने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। नाउ हम बात करते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत जल्द जो है एमयू, जामिया और बीएचयू अपने फॉर्म को लॉन्च करने वाली है 6th और 9th एंट्रेंस के लिए। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फोकस्ड अभी हमारे लिए बिल्कुल 9th एंट्रेंस है। तो 9th एंट्रेंस आने वाला, और 9th एंट्रेंस की केमिस्ट्री का सबसे हॉट टॉपिक, और हमारे बहुत सारे टीचर का बहुत लैक्विलिटी जो होता है बहुत, और बहुत सारे टीचर का बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है।
मैं टीचर बोल रहा हूं, स्टूडेंट नहीं, दिमाग में डालिए। बहुत सारे इस टीचर का बहुत हॉट टॉपिक, फेवरेट टॉपिक और बहुत कंफ्यूज्ड टॉपिक दोनों। हमारे टीचर भी इन चैप्टर्स और इन टॉपिक्स में कंफ्यूज रहते हैं। तो ये चीज हम सबसे पहले शुरू करेंगे केमिस्ट्री में। जो 9th एंट्रेंस का जो सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है आपका कोल एंड पेट्रोलियम। तो सदाब सर सबसे पहले आपको स्टार्ट करेंगे कोल एंड पेट्रोलियम से। लेकिन सवाल ये बनता है कि सदाब सर के बारे में पढ़ने से पहले ये जानना होगा कि सदाब सर है कौन, सदाब सर का ओरिजिन क्या है, सदाब सर का मीनिंग क्या है। एग्जैक्टली क्योंकि सबको पता है कि सदाब सर है कौन, सदाब सर का घर कहां है, सदाब सर कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, क्या करते हैं। बेटा इनके अलावा भी जरूरी है कि सदाब सर क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ सदाब सर में यह भी होना चाहिए कि इनका ओरिजिन क्या है, इनके नाम का मतलब क्या है। उसी तरह जब हम कोल एंड पेट्रोलियम शुरू करेंगे तो हमको यह पता होना चाहिए कि कोल का ओरिजिन कहां से हुआ, कोल ये वर्ड आया कहां से। कोल के बारे में पढ़ना, कोल के बनने के प्रोसेस के बारे में पढ़ना सिर्फ हमारा ये मकसद नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे ओलंपियाड होते हैं जहां पे डायरेक्ट सवाल कर दिया जाता है कि भाई कोल ही क्या है। हमें सब पता है कोल के बारे में कि कोल क्या होता है, कोल के पार्ट्स कितने हैं, कोल के टाइप्स कितने हैं, कोल क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं। मगर हमें यही नहीं पता हो कि कोल आया कहां से, कोल का ओरिजिन कहां हुआ, तो ये चीजें मुश्किल करेगी जब आप ओलंपियाड्स में बैठेंगे। क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और उनके बीच में लिंक होता है। तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आज के इंट्रोडक्शन क्लास में। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास है कि व्हाट इज कोल, कोल क्या है। तो बेसिकली जब आप किसी भी यूट्यूब चैनल्स या किसी भी कोचिंग क्लासेस के नोट्स से शुरू करें, किसी भी टीचर के, तो जब वो आपको कोल पढ़ाएंगे, जब आपको वो कोल पढ़ाएंगे तो बेसिकली क्या होगा कि वो कोल को स्टार्ट करते ही ये सीधे पहला लाइन यही कहेंगे कि कोल एक कालिया, कल्लू और कलुआ जैसा काला रॉक है। बिल्कुल बात बिल्कुल सही है, मगर सवाल सिर्फ यहां से नहीं होता है कि कोल ऐसा दिखता है। वो तो एक अपीयरेंस की बात हो गई कि सर कोल काला दिखता है, कोल पत्थर जैसा दिखता है। मगर सवाल ये कि कोल जिससे डिफाइन नहीं कि कोल है क्या, कोल आया कहां से। तो मैं आज आपको बहुत छोटा सा बेसिक बताता हूं कि कोल जो है एक अंग्रेजी का एक वर्ड है, बहुत ओल्ड इंग्लिश का, बल्कि आप यूं कह लें, ओल्ड इंग्लिश को ना कह के आप एक्चुअल टर्म में कह लें, एक जर्मन वर्ड है। कोल आपका एक ओल्ड इंग्लिश और जर्मन वर्ड कहां से ओरिजिनेट हुआ है, कोल से, COL। तो कोल का ओरिजिनेशन जर्मन वर्ड से हुआ है COL। यह सवाल MU एंट्रेंसेस में पूछी जा चुकी है, आप पुराने पेपर्स देखें आपको मिल जाएगा। कोल एक जर्मन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, COL, कोल से, जिसका मीनिंग क्या है, जिसका मतलब होता है ग्लोइंग एम्बर। अब सवाल आता है कि सर ये ग्लोइंग एम्बर क्या है। ग्लोइंग बहुत नॉर्मल सा टर्म है, चमकती हुई चीज, कोई चीज जो अगर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग लास्टिंग के लिए अगर चमक रहा है तो उसको ग्लोइंग कहते हैं। तो सर ये चमक कैसे सकता है, क्या इसने मेकअप कर रखा है, या क्या आपने जो है 2 या 3 लेयर लगा के इसको मेकअप कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कंबशन टॉपिक पढ़ा होगा अपने 8th क्लास में, और कंबशन का मीनिंग आप समझते होंगे कि किसी चीज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाए तो वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। सेम यही चीज अगर हम कोल के साथ करें, कंबशन करें, कोल को जलाएं। देखिए जलाने का बहुत अलग अलग मकसद है, जलाने का बहुत अलग अलग मीनिंग भी है कि आपने किसी का दिल जला दिया, आप किसी और से जल रहे हैं, या आप किसी का घर फूंक दे रहे हैं। हर जलाने का मकसद अलग है, लेकिन हर जलने का एंड प्रोडक्ट क्या है, राख बन जाना, ऐश बन जाना, खत्म हो जाना, बिल्कुल फिनिश हो जाना, क्योंकि वो दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मगर कोल को जब कंबशन करते हैं, एंड प्रोडक्ट तो यही है, मगर जो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है थोड़ा डिफरेंट है। जब आप कोल को जलाते हैं तो कोल क्या करता है, एक लॉन्ग टाइम के लिए हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ऐसा लगता है जैसे कोई चीज दहक रहा हो, कोई चीज शाइन कर रहा हो। और इसी शाइनिंग होने की वजह से इनको जर्मन लोगों ने नाम क्या दिया, कोल। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओरिजिन ऑफ कोल। अगर ये शाइन नहीं करता, ये ग्लोइंग नहीं करता, तो इसका नाम कोल नहीं होता। तो दिमाग में घुसा लें कि कोल इन इंग्लिश और इन हिंदी काला, ब्लैक, इसका कोई आपस में लेना देना नहीं है। कोल एक ग्लोइंग वर्ड से लिया गया है, जिसका काले होने से या कल्लू होने से या कालिया होने से कोई भी लेना देना नहीं है।
ठीक है, क्लियर है। अब सवाल इसका सबसे नेक्स्ट जो हॉट टॉपिक आता है कि ये कोल बनता कैसे है। तो आपके एनसीईआरटी के बुक में पेज नंबर 34 से 39 में कहीं, सर ये आप 34 से 39 क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर साल जो है प्रिंटिंग चेंज होती रहती है, बुक्स के कुछ चैप्टर्स को कम कर दिए जाते हैं, बढ़ा दिए जाते हैं। तो किसी बुक में 34 से 35 नंबर में मिल जाएगा और किसी बुक में आपको 38 पेज नंबर में मिल जाएगा। पुराने नए बुक के एडिशन का फर्क है। तो उसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि कोल किससे बनता है। बहुत नॉर्मल प्रोसेस है सर, बहुत नॉर्मल। क्या लिखा हुआ है? कार्बोनाइजेशन, कि कोल कार्बोनाइजेशन से बनता है। और उस एनसीईआरटी में लाइन कॉपी भी किया और ये एंट्रेंस में 9th एंट्रेंस में कई बार सवाल आ चुके हैं कि कोल जो है कार्बोनाइजेशन किसको कहते हैं, किससे बनता है कोल। वहां का क्या एनसीईआरटी का लाइन है, मैं आपको कोट करता हूं कि एनसीईआरटी में लाइन क्या है। एनसीईआरटी में लाइन है, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कोल इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। एग्जैक्टली यही लाइन लिखा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कोल इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। बच्चा पढ़ा, बच्चे ने आंसर लगाया, सब कुछ सही था, सब कुछ सही आ रहा था, मगर अचानक से उसको याद आया कि चलो एक बार किसी और चैनल पे जाकर के, किसी और क्लासेस के नोट्स देख करके, किसी गूगल पे जाकर सर्च करते हैं कि कार्बोनाइजेशन क्या होता है। जब उसने सर्च किया तो कार्बोनाइजेशन में कुछ और लिख कर आया। जैसे ही उसने सर्च किया कार्बोनाइजेशन, उसमें लिख कर आया, अरे भाई ये तो नेचुरल प्रोसेस है ही नहीं है, ये लिख कर आ रहा है कि आर्टिफिशियल प्रोसेस है, और जिसमें हम किसी चीज को कार्बन में कन्वर्ट करते हैं। अब आप देखिए कैसे क्लैश हो रहा है। एनसीईआरटी कह रहा है, क्या कह रहा है? वुड को या ऑर्गेनिक मैटर को कोल में कन्वर्ट करना, कार्बोनाइजेशन। बाकी टीचर्स कह रहे हैं, बाकी क्लासेस कह रही है क्या? किसी भी आर्टिफिशियल प्रोसेस के थ्रू किसी भी चीज को कार्बन में कन्वर्ट करना इज कार्बोनाइजेशन। दोनों बिल्कुल आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सर क्या एनसीईआरटी गलत है? क्या सर वो टीचर्स गलत है जो पढ़ा रहे हैं? ना एनसीईआरटी गलत है, ना आपके वो टीचर्स गलत है। कार्बोनाइजेशन एक बहुत वास्ट टॉपिक है जो हायर क्लासेस में पढ़ाई जाती है, जिसका रियल मीनिंग ही होता है कार्बन का बनना। कार्बन के बनने के प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। दुनिया की किसी भी नेचुरल सब्सटेंस को अगर आप कार्बन में कन्वर्ट कर दे, उसको कार्बोनाइजेशन कहते हैं। क्या मतलब सर? मतलब यह है कि आपका तरीका जो भी हो, चाहे आप नेचुरली कार्बन में कन्वर्ट करें, चाहे वो आप आर्टिफिशियल तरीके से कार्बन में कन्वर्ट करें, चाहे आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू कार्बन में कन्वर्ट करें, चाहे आप वहां से हाइड्रोजन या अदर्स जो भी एलिमेंट्स है उसको निकाल करके कार्बन में कन्वर्ट करें, चाहे आप हीट दे करके डिफरेंट चीजों को तोड़ करके सिर्फ कार्बन छोड़ दें, बाकी चीजों को निकाल दें, वोलेटाइल्स को हटा दें, आप हाइड्रोजन को हटा दें, सल्फर को हटा दें, ये सारी चीजें कोल में होता है, नाइट्रोजन को हटा दें, ये सब का सब कार्बोनाइजेशन में आएगा। मतलब कार्बन बनाना ही कार्बोनाइजेशन कहलाता है, इसका कोल से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए बाकी टीचर अपनी जगह बिल्कुल सही है कि कार्बन में कन्वर्ट करना ही कार्बोनाइजेशन होता है। तो सर फिर एनसीईआरटी क्यों लिख रहा है सर कि ऑर्गेनिक मैटर को कोल बनाना कार्बोनाइजेशन कह रहा है? एनसीईआरटी इसलिए लिख रहा है क्योंकि आप अभी क्लास 8 में, वो उतना डिटेल्स में बता नहीं सकता। तो फिर इसमें गड़बड़ क्या है? गड़बड़ कुछ नहीं है, क्योंकि कोल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन ही होता है। इसलिए एनसीईआरटी ने भी इस प्रोसेस को क्या कहा? कार्बोनाइजेशन का। तो सर फिर रियल में क्या होता है? तो रियल में अगर आप जाएं तो कार्बन, जो एनसीईआरटी ने कार्बोनाइजेशन लिखा है वो कार्बोनाइजेशन ना लिख करके इनको यहां पे क्या लिखना चाहिए था? कोलिफिकेशन लिखना चाहिए था। डेफिनेशन इज द सेम, कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द स्लो प्रोसेस इनटू कोल इज कार्बोनाइजेशन। अब ये कार्बोनाइजेशन को हटा करके आप कोलिफिकेशन कर सकते हैं कि कोल के बनने के प्रोसेस को कोलिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि कोल के अंदर कार्बन होता है इसलिए इसको कार्बोनाइजेशन कहते हैं। बिल्कुल क्लियर, क्योंकि कोल के अंदर कार्बन होता है इसलिए इसको कार्बोनाइजेशन कहते हैं। मगर एक्चुअल प्रोसेस क्या है? एक्चुअल प्रोसेस कोलिफिकेशन है। बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है, जो एनसीईआरटी ने लिखा है हमें वही लिखना पड़ेगा। और सिर्फ यहां पे बातें खत्म नहीं होती है, बहुत इसके अंदर डिटेल है, क्योंकि कोल का पूरा बनने का प्रोसेस है। इसमें फिर बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस आते हैं, जिस बायोलॉजिकल प्रोसेस में एक वर्ड आता है पिटिफिकेशन, फिर आता है जियोकेमिकल प्रोसेस आते हैं कि पिट का फिर अलग अलग कोल के टाइप्स में कन्वर्ट होना, 4 टाइप्स हैं, उसमें कन्वर्ट होना 1 by 1 करके। फिर आते हैं केमिकल अल्टरेशन होता है कि सर जब वो लकड़ी था तो उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट थे, अब वो कोल बन गया तो अब उसके अंदर कौन कौन एलिमेंट्स हैं, या सिर्फ कार्बन है या कार्बन के अलावा भी कुछ है, या कितना कार्बन है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें बहुत कंफ्यूजिंग है
और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इंशाल्लाह सदाब सर इस चैनल से और इस क्लासेस से जुड़ रहे हैं, तो आप भी बिल्कुल वेट कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको 9th एंट्रेंस के केमिस्ट्री के नोट्स बहुत जल्द मिलने वाले हैं और आप वेट कीजिए। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह आप इस पूरे चैप्टर को और पूरे केमिस्ट्री को क्लियर कीजिए। अल्लाह हाफिज।